ये है 6th क्लास की सिविक्स। चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो हमें रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, तो उसे गवर्नमेंट कहा जाता है। चैप्टर देख लेते हैं। देखिए, हर कंट्री में गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि डिसीजंस लिए जा सके एंड अदर चीज़ों को भी कंप्लीट किया जा सके। अब ये जो डिसीजंस होते हैं कैसे होते हैं? जैसे कि रोड्स कहाँ बनाई जाए, स्कूल्स कहाँ बनाए जाएं, या फिर जैसे अनियंस के प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो कैसे उनको रिड्यूस किया जाए, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। एंड गवर्नमेंट अदर चीज़ों पर भी काम करती है, जैसे कि सोशल इश्यूज़ पर भी काम करती है। कुछ ऐसे सेवरल प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिससे जो पुअर पीपल हैं या जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनको हेल्प मिल पाए। और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है जिससे लोगों के अंदर ना अवेयरनेस भी आती है। एंड ये रनिंग जो और काम भी करते हैं, जैसे रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज ऑल्सो। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। गवर्नमेंट के जो अदर काम है वो देख लेते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट है ये जो अपनी कंट्री की जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। और इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंट्री का हर सिटीज़न बिना खाना खाए ना सोए, मतलब हर एक के पास प्रॉपर फूड हो एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। और जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो गवर्नमेंट वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम एनकरेज कर देती है जिससे लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए, या फिर जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं वो वहाँ तक एजुकेशन तक एंड प्लस हेल्थ फैसिलिटीज़ तक वो एक्सेस कर पाएँ। जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है जैसे कि सुनामी या फिर अर्थक्वेक, तो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनाइज करती है ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को हेल्प मिले। एंड अफेक्टेड पीपल को असिस्टेंस देती है, मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है। अगर कहीं पर डिस्प्यूट है या फिर किसी ने क्राइम किया है तो आप ऐसे लोगों को कोर्ट में भी देख सकते हैं। तो जो कोर्ट है ये भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ये सब काम कैसे मैनेज करती है एंड ये नेसेसरी क्यों है। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं दे लिव विद ईच अदर, दे लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर। तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे डिसीजन लिया जा सके। तो कुछ रूल्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं और सभी पर अप्लाई किए जाते हैं और सभी को फॉलो भी करने पड़ते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे कि रिसोर्सेज है, अगर उसे कंट्रोल करना है तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो सेफ़ फील करें, इसी वजह से कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ये सब काम किन के बिहाफ पर करती है? लोगों के बिहाफ पर करती है, लीडरशिप को एक्सरसाइज करती है एंड डिसीजंस लेती है, एंड इन डिसीजंस को फिर इम्प्लीमेंट भी करती है उन लोगों को जो यहाँ पर टेरिटरीज में रह रहे हैं। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कर लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज खत्म होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर कैसे वर्क करती है। तो पहले तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक तो है लोकल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल एंड थर्ड है नेशनल लेवल। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल हो गए ना, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब जो लोकल लेवल है इसके अंदर विलेज हो गए, टाउन्स हो गए या फिर लोकेलिटी हो गई। और स्टेट लेवल की बात की जाए तो वो पूरा एंटायर स्टेट को कवर करता है, जैसे कि हरियाणा हो गया, असम हो गया, ये सब क्या है? ये स्टेट्स है ना। और नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? पूरे एंटायर नेशन से या पूरी कंट्री से। तो ये 3 लेवल पर काम करती है गवर्नमेंट। अब इन तीनों लेवल को डिफरेंट पढ़ेंगे हम, मतलब सेपरेट वे से रख कर पढ़ेंगे तीनों को। लॉज एंड द गवर्नमेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट है ये लॉज बनाती है और कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं इनको ये लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, और वो लॉज फॉलो करते हैं तभी तो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाती है। अगर लोग इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोगों को जेल हो सकती है, इधर उनको एज अ फाइन कुछ पैसा देना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें लोगों के ऊपर इम्पोज कर दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन मेकिंग के पावर भी अपने पास रखती है कि लॉज को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपको या तो जेल हो सकती है या आपको पैसा भरना पड़ सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की, उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो इन डिसीजन को एनफोर्स कर सकती है, मतलब इम्पोज कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये रूल निकाला कि कोई भी मोटर व्हीकल को बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं करेगा, और जब कोई इंसान बिना लाइसेंस के जो मोटर व्हीकल है उसको ड्राइव करते हुए मिल गया और उसके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो उसे या तो जेल हो सकती है या फिर कुछ अमाउंट मनी का उसे पे करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को।
और अगर ये लॉज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी और गवर्नमेंट के जो ये डिसीजन है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लॉज को इम्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की, उसी तरीके से लोगों के पास भी कुछ पावर है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर लॉज फॉलो नहीं किए जा रहे तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अगर किसी इंसान को जॉब नहीं मिल रही है उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, मतलब उसके रिलीजन एंड कास्ट के नाम पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पर लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अब जो कोर्ट है वो डिसीजन लेगी कि वहाँ पर ऐसा क्या किया जा सकता है कि लॉज को फॉलो किया जा सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक तो डेमोक्रेसी और एक होती है मोनार्की। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि ये डिसीजन को मेक करें प्लस इन लॉज को एनफोर्स करें। अब दोनों टाइप की गवर्नमेंट में अलग अलग तरीके से बात करेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है और मोनार्की में पावर किसके पास होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उनको पावर किसके थ्रू दी जाती है, कॉमन पीपल के थ्रू। तो जो हम लोग ही हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं। जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं और वो अपने पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट कराते हैं। और जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं उन इलेक्शंस में वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। और डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट बनी है जिसकी भी पावर है उनको अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है एंड अपने एक्शंस को डिफेंड करना पड़ता है लोगों के सामने, या फिर ये बताना पड़ता है कि ये डिसीजन क्यों रखा गया है और लोगों की भलाई के लिए रखा गया है तो उनके रीजंस भी बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल होती है लोगों के सामने, क्योंकि जो लोग होते हैं कॉमन पीपल वही गवर्नमेंट को क्या देते हैं, पावर देते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं। अब मोनार्की में बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो जो अनदर फॉर्म है गवर्नमेंट की दैट इज़ मोनार्की। अब पढ़ते हैं कि मोनार्की में क्या होता है। मोनार्की में एक किंग एंड एक क्वीन होते हैं जिनके पास पावर होती है, जो डिसीजन बनाते हैं और जो गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो जो भी ये मोनार्क हैं जैसे किंग या क्वीन, इनके पास एक अपना स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जिनके साथ ये मैटर को डिस्कस करते हैं। बट फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है, ओनली मोनार्क्स के हाथ में होता है। किंग एंड क्वीन इन्हीं के हाथ में फाइनल डिसीजन होता है। अब डेमोक्रेसी में तो जैसे हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है, उनको बताना पड़ता है लोगों को कि ये पॉलिसी क्यों बनाई गई, ये लॉज क्यों बनाए गए। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। किंग और जो क्वीन है उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता अपने एक्शंस को, ना ही अपने डिसीजन को डिफेंड करना पड़ता है। तो मोनार्की में जो राजा होते हैं और जो रानी होती है उन्हीं का राज चलता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो इंडिया है ये एक डेमोक्रेसी है और जो ये अचीवमेंट है डेमोक्रेसी की ये ऐसे ही नहीं मिली है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। लोगों ने यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, स्ट्रगल किया है, तभी ये अचीवमेंट हमें हासिल हुई है कि डेमोक्रेसी आज हमारे देश में है। और बहुत सारे पार्ट में, वर्ल्ड के अगर बहुत सारे पार्ट में देखा जाए तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल भी किया है डेमोक्रेसीज़ को पाने के लिए। डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, अपने पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में जो रूल है वो लोगों का ही तो है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से लोग ही रूल करते हैं और डायरेक्ट तरीके से ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो फिर इनके लिए डिसीजंस बनाते हैं और इनकी भलाई के लिए लॉज भी बनाए जाते हैं। जो बेसिक आइडिया है यहाँ पर वो ये भी है डेमोक्रेसी में कि लोग इसमें रूल्स को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इसको यूजुअली कैसे रेफ़र कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ है इसमें जो लोग हैं ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस में और फिर जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये मिलते हैं और डिसीजंस बनाते हैं। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार जो ये बॉक्स दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।
देखिए, अगर ऑल ओवर यूरोप की एंड यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पर जो लेडीज़ हैं, जो विमेन हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन्होंने बहुत सारा फाइट किया था गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, क्योंकि इनको तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। और अगर हम यूरोप एंड यूएसए की बात करें तो वहाँ पर जो वोट डालने का अधिकार है वो स्टेप्स में दिया गया था। हमने पढ़ा है ना ये सेकेंड चैप्टर में किस तरीके से स्टेप्स में इनको प्रोवाइड किया गया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन यूरोप एंड यूएसए में विमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था, पुअर पीपल को नहीं था, तो इन्होंने स्ट्रगल किया वोट डालने के अधिकार को लेके। और जो ये विमेन का स्ट्रगल था ये ज़्यादा स्ट्रेंथन कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और जो ये मूवमेंट इन्होंने चलाया, राइट टू वोट वाला मूवमेंट, उसे क्या कहा गया? विमेंस सफरेज मूवमेंट। जो ये सफरेज वर्ड है इसका मतलब है राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का अधिकार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस दौरान जितने भी मेन थे, जो लोग थे जो काम पे जाया करते थे, अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा ले रहे थे। तो इसीलिए अब वुमेन को बुलाया गया काम करने के लिए, क्योंकि मेन तो कहाँ पे काम कर रहे थे, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जा रखे थे ना। तो उस टाइम पर वो वॉर में फाइट करने के लिए जा रखे थे, लेकिन उन्हीं की जगह पर वुमेन को बुलाया गया ताकि वो आकर काम करें। तो बहुत सारी जो वुमेन हैं उन्होंने काम को ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को। तो लोगों ने जब ये देखा तो लोग वहाँ पर बहुत वंडर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने पहले एक स्टीरियोटाइप माइंड बना रखा था कि विमेन जो है वो काम नहीं कर सकती और मैन वाला काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन जब यहाँ पर देखा कि विमेन ने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, तो उन्होंने एक्चुअली ये जो उनके मन में अनफेयर स्टीरियोटाइप चीज़ें क्रिएट हो रखी थी अबाउट विमेन, वो चली गई थी, वो वैनिश हो गई थी। तो इसी वजह से वहाँ पर हर लेडीज़ को, हर विमेन को इक्वली कैपेबल देखा गया डिसीजन मेकिंग में। अब जितने भी सफरजेट्स थे जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया हुआ था राइट टू वोट का, इन्होंने वोट के लिए डिमांड की कि विमेन को वोट डालने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो डिमांड है वो सुनी जाए। अब जो ये बहुत सारे सफरजेट्स थे इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ये लोग हंगर स्ट्राइक पर भी चले गए थे, इनके लिए फोर्स भी बुलाई गई थी। बट फाइनली क्या हुआ कि जो अमेरिकन विमेन है उनको राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार मिल गया था 1920 में। और सेम टर्म्स पर यूके में भी जो विमेन है उनको वोट डालने का अधिकार मिला था 1928 में। तो दोनों का टाइम डिफरेंस याद रखना, लाइक ईयर्स का जो डिफरेंस है वो याद रखना। अमेरिका में 1920 में विमेन को वोट डालने का अधिकार मिला था और यूके में विमेन को वोट डालने का अधिकार मिला 1928 में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक गवर्नमेंट जब तक डेमोक्रेटिक नहीं है, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी को अलाउ नहीं है। व्हाट डज़ दैट मीन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो जो कंट्री के सभी एडल्ट्स हैं, जब उनको वोट डालने का अधिकार है ही नहीं तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। और ये तो हमने बात ही कर ली है कि किस तरीके से पुअर पीपल और जो विमेन हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। क्योंकि वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किनको था? जो एजुकेटेड थे, प्लस जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी, उन्हें वोट डालने का अधिकार था। तो इसका मतलब ये था कि जो विमेन हैं, पुअर हैं, या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या जो अनएजुकेटेड हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले वोट डालने का अधिकार स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप को था। उस ग्रुप में कुछ ही लोग होते थे जो डिटरमिन करते थे मेजॉरिटी ऑफ पीपल के फेट को। और यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि वो बिल्कुल शौक हैं इस अनफेयर आइडिया से, और उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया कि हर एक एडल्ट को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो राइट टू वोट है इसको कहा जाने लगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इन्होंने, गांधी जी ने एक जर्नल लिखा जिसका नाम था यंग इंडिया। इन्होंने 1931 में ये जर्नल लिखा था। और गांधी जी इसमें कहते हैं कि उनको ये वाला जो आइडिया है, ये आइडिया उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंड ही कैन नॉट बेयर विद दिस आइडिया कि एक इंसान जिसके पास वेल्थ है, बस पैसा है, उसी को वोट डालने का अधिकार है। और उस इंसान को वोट डालने का अधिकार नहीं है जिसके पास कैरेक्टर है, नियम है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन जिनके पास कैरेक्टर तो है लेकिन वेल्थ नहीं है, लिटरेसी नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो गांधी जी को ये चीज़ बिल्कुल फेयर नहीं लगती थी। और इन्होंने कहा जो ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहाकर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एनकरेज किया और इन्होंने कहा कि हर एक एडल्ट को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम नए चैप्टर पर बात करेंगे।